हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चीनी नागरिकों के वाहन पर हुआ बहुत बड़ा हमला, एक की मौत, हथियारों का जखीरा हुआ बरामद। बताएंगे कैसे अफगानिस्तान में यह हमला हुआ है चीनी नागरिकों के वाहन पर। तो वहीं भारत से तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस की बहुत बड़ी खतरनाक चाल, पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को बांग्लादेश कर दिया इनवाइट। जी हाँ, वहीं बताएंगे अफगानिस्तान से यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचा अमेरिका का मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी की विदेश यात्रा पर मच गया हल्ला। तो वहीं एक बार फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर का राग इस बार क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते और मानते कि अपने भारत में अब वो ताकत है जो किसी अन्य देशों में नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अफगानिस्तान से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां चीनी नागरिकों के वाहन पर हुआ है बड़ा अटैक, एक की मौत, हथियारों का जखीरा हुआ बरामद। जी हां, अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके में हमले की खबरें सामने आती रहती है। यहाँ अब चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। पूर्वोत्तर इलाके में चीनी नागरिकों के वाहन पर हमला किया गया, जिसके कारण एक चीनी नागरिक की मौत हो गई। पूरा मामला ख्वाजा बहाउद्दीन जिले के कलाकार इलाके का है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ख्वाजा बहाउद्दीन जिले के कटकाजार इलाके में मंगलवार शाम को चीनी नागरिकों को ले जा रहे एक वाहन पर हमला किया गया था। इस हमले में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा एक नागरिक की भी मौत की खबर है। दोस्तों, जानकारी है कि मरने वाला नागरिक खनन क्षेत्र में काम करता था। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इस हमले में तालिबान खुफिया कर्मचारी के साथ एक चाइनीज ट्रेनर मारा गया है। उसके पास से एक M4 हथियार, एक रूसी कोलखोब हथियार, 2 अमेरिकी ब्रिटा राइफलें और 3 हथगोले सहित अन्य गोला बारूद जब्त किया गया है। ये पूरी कार्रवाई नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट के लड़ाकों ने की है। ऐसे में चीनी नागरिक के पास इस प्रकार के हथियारों का मिलना वाकई में बहुत बड़ा शौक में डाल दिया है अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार को। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों? नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत से तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस की बड़ी खतरनाक चाल, पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया बांग्लादेश। जी हां, भारत से सीमा विवाद के बीच बांग्लादेश के सर्वेसर्वा मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से दोस्ती मजबूत करने में व्यस्त है। हाल में ही बांग्लादेशी सेना का एक प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया था। अब पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बांग्लादेश पहुंची है। पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों में यह परिवर्तन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के ढाका छोड़कर भागने के बाद हुआ है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे अलोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 21 जनवरी को अमीरात की उड़ान से पाकिस्तान की सेना का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ढाका पहुंचा। पाकिस्तानी सेना अधिकारियों का यह बांग्लादेशी दौरा ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वर्तमान में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए दावोस में मौजूद हैं। इस बीच एक सप्ताह से भी कम समय पहले बांग्लादेश के सशस्त्र बल प्रभाग के प्रमुख स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर अल हसन, जो बांग्लादेश सेना के दूसरे इन कमांड है, इस्लामाबाद गए हुए थे। उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा के साथ अलग अलग बैठकें की है। दोस्तों, ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों के बीच बढ़ती दोस्ती बांग्लादेश में कई लोगों के बीच काफी चिंता पैदा कर रही है। जुलाई 2024 में ढाका में क्रांति होने के बाद से बांग्लादेश के निर्माण के इतिहास से सभी निशान मिट गए हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा संबंध भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का एक कारण बन चुका है, चिंता का विषय बन चुका है। वहीं आपको बता दें, अफगानिस्तान से यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचा अमेरिका का मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी की विदेश यात्रा पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? बता दें, तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस सप्ताह देश के खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वसीक के साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की यात्रा की। इससे सिराजुद्दीन हक्कानी की पहली ज्ञात विदेश यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। हक्कानी अमेरिका की जांच एजेंसी FBI का मोस्ट वांटेड है, उस पर लाखों डॉलर का भी इनाम है। हक्कानी अमेरिकी सैनिकों के अलावा भारतीय उच्चायोग पर आत्मघाती बम हमले का भी मास्टरमाइंड है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हक्कानी UAE की यात्रा पर क्यों गया है? अफगानिस्तान के एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक इस यात्रा से कई उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क और भारत के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, अमेरिका के साथ कैदियों के आदान प्रदान को आगे बढ़ाना और तालिबान की सत्ता संरचना के भीतर हक्कानी की स्थिति को मजबूत करना शामिल है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अलापा कश्मीर का राग कहा, राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देना जारी रखेंगे हम। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते से पूरी दुनिया वाकिफ है। वहीं कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीरी लोगों के लिए अपना झूठा प्यार दिखाता रहता है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को तब तक राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देना जारी रखेगा जब तक वे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल नहीं कर लेते। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में डैनिश स्कूल की आधारशिला रखने के दौरान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को तब तक राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देना जारी रखने के लिए पाकिस्तान प्रतिबद्ध है। कश्मीर के लोग जब तक वे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल नहीं कर लेते तब तक ये जारी रहेगा। उन्होंने पीओके और पाकिस्तान के अन्य हिस्से में भी स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। जी हाँ, जैसा कि भारत में कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे ही पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर कुछ ऐसा कहावत होगा कि भिखारी बन जाए लेकिन कश्मीर का मुद्दा न छोड़े, गर्त में चले जाए लेकिन कश्मीर का रट लगाना न छोड़े। जी हाँ, यही हाल है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के हुक्मरानों का। वहीं आपको बता दें, श्रीलंकाई नौसेना ने 41 भारतीय मछुआरों को भेजा वापस। दोस्तों, श्रीलंका नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 41 भारतीय मछुआरों को यहां के अधिकारियों ने स्वदेश वापस भेज दिया है। भारतीय मिशन ने बुधवार को यह जानकारी दी। दोनों देशों के मछुआरों को अनजाने में एक दूसरे के जल क्षेत्र में घुसने के कारण अक्सर गिरफ्तार किया जाता है। भारतीय उच्चायोग ने यहां एक्स पर कहा कि 41 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से सफलतापूर्वक वापस लाया गया। वे अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। मछुआरों का मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा है, जिसमें श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों ने पाकिस्तान जलडमरू मध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी भी की और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध रूप से घुसने की कई कथित घटनाओं में उनकी नौकाओं को जब्त किया है। पाकिस्तान जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल और सुखोई 30 जेट भारत के बाद दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के पास होगा। यह खतरनाक कॉम्बिनेशन किसकी बात कर रहे हैं हम आपको बता दें। दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उनके इस भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल डील का ऐलान हो सकता है। ऐसा होने पर भारत और इंडोनेशिया दोनों के पास राफेल, सुखोई 30 जेट और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होंगी। इंडोनेशियाई वायुसेना के पास सुखोई विमान है और संभावित डील के तहत भारत से उसे ब्रह्मोस मिसाइल मिल जाएगी। वहीं भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI को पहले ही तैनात कर दिए हैं। चीन के साथ तनाव के दौरान इन विमानों को भारत ने सीमा पर तैनात किया था। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के नई दिल्ली में रहने के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के सौदे की घोषणा होने की उम्मीद है। इंडोनेशिया ने हवा से छोड़ी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल में ज्यादा रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 MKI पर तैनात किया जाने वाला सबसे भारी हथियार है। इन दोनों का इंटीग्रेशन समुद्र या जमीन पर किसी भी लक्ष्य पर बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज से हमला करने की क्षमता को काफी बढ़ा देता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, उनकी इस यात्रा में किन किन चीजों पर समझौते हो सकते हैं, तो उनमें है रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, पर्यटन और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना बिल्कुल मत भूलिएगा सुबियांतो जी को। तो वहीं आपको बता दें, अगले महीने तक अमेरिका में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। सूत्रों ने दिया बड़ा दावा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल्द मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय और अमेरिकी राजनयिक फरवरी में वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये बैठकें होती है तो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप व्यापार और श्रमिक वीजा पर चर्चा कर सकते हैं। ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने से नई दिल्ली में अधिकारियों के बीच भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने भारत को उन देशों में से एक बताया है जो अमेरिकी उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वो भी टैरिफ लगाने के पक्ष में है। सूत्रों ने बताया है कि भारत अमेरिकी निवेश आकर्षित करने के लिए अमेरिका को कुछ रियायतें देने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने और अपने नागरिकों के लिए कुशल श्रमिक वीजा को आसान बनाने का भी इच्छुक है। हालांकि ये तय नहीं है कि दोनों देशों के नेता फरवरी में मिलेंगे या नहीं। सूत्रों का कहना है कि इस साल के अंत में द्विपक्षीय बैठक संभव है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के क्वाड समूह के नेता भारत द्वारा आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया था। तब उन्होंने मोदी के राजनीतिक गृह नगर अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी, जहां उन्होंने भारत के साथ एक अविश्वसनीय व्यापार समझौते का वादा किया था। दोस्तों, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को दी खुली धमकी। कहा, यूक्रेन से जंग रोको वरना रशिया पर लगा दूंगा भारी टैक्स और प्रतिबंध। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक वार्ता करने की अपील की है। उन्होंने इस विवाद को समाप्त करने के लिए डील करने की बात कही और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो रशिया को गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं रशिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं रूसी लोगों से प्यार करता हूं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमेशा मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। भले ही कट्टर वामपंथियों ने रूस के झूठे प्रचार के माध्यम से इसे खराब करने की कोशिश की हो,
हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि रशिया ने हमें द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में मदद की है। इस प्रक्रिया में लगभग 6 करोड़ लोगों की जानें चली गई। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं रशिया और उसकी कमजोर होती अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा फेवर करने जा रहा हूँ। इस युद्ध को तुरंत समाप्त करें और इस बेवकूफी भरे संघर्ष को रोके। अगर हम डील नहीं करते और जल्दी नहीं करते तो मेरे पास रशिया से अमेरिका और अन्य भागीदार देशों में बेची जाने वाली हर चीज पर उच्च स्तर के टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, तो उधर बता दें, उधर प्रधानमंत्री मोदी जी का फ्रांस दौरा एक अहम रणनीतिक मौका हो सकता है। दोस्तों, हाईटेक साझेदारी और परमाणु पर हो सकता है बड़ा समझौता। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फ्रांस दौरे से पहले दोनों ने उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। पेरिस में आयोजित विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान दोनों देशों ने भारत फ्रांस क्षितिज 2047 रोड मैप के तहत द्विपक्षीय सहयोग के पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने एआई पर होने वाले बैठक के लिए फ्रांस का दौरा करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, अर्जुन टैंक, तेजस जैसे मिसाइल। जी हाँ, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेगी सेना के तीनों अंगों की संयुक्त झांकी। जी हाँ, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड में भव्य कर्तव्य पथ पर पहली बार सेना के तीनों अंगों की संयुक्त झांकी नजर आएगी। इसमें सेना के तीनों अंग, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की एक संयुक्त झांकी प्रस्तुत की जा रही है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता की व्यापक भावना को दर्शाना है। तो वहीं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की झांकी में भारत की सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता की झलक दिखाई देगी। झांकी का मुख्य आकर्षण काइनेटिक कल्प वृक्ष से लेकर कुम्हार के चाक पर रियाड यानी तमिल वाद्य यंत्र शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना के तीनों अंगों की संयुक्त झांकी में स्वदेशी अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर नजर आएंगे। ये झांकी एक युद्ध क्षेत्र परिदृश्य को प्रदर्शित करेगी। जी हाँ, ऐसे में इस झांकी के लिए और झांकी को बेहतरीन बनाने के लिए भारतीय सेना के तीनों दलों को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मोहम्मद यूनुस सरकार को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया झटका तो चीन ने दिया सहारा। ड्रैगन ने बांग्लादेश को दिया ये बड़ा गिफ्ट। जी हाँ, भारत से विवाद के बीच चीन और बांग्लादेश के बीच करीबियां बढ़ती नजर आ रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन सोमवार को चीन दौरे पर पहुंचे। तौहीद हुसैन ने चीन पहुंचते ही विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मुलाकात में चीन की शी जिनपिंग सरकार ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। चीनी सरकार के फैसले के मुताबिक बांग्लादेश को जो कर्ज दिया गया था उसे चुकाने की अवधि को बढ़ाकर 20 की जगह 30 साल कर दिया गया है। न केवल कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाई गई है बल्कि ब्याज दरों को कम करने की भी बात कही गई है। इसी के साथ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI योजना के लिए भी कमिटमेंट जताया है। जी हाँ, उधर बांग्लादेश को बर्बाद कर देंगे ट्रंप, वाकई में ऐसा माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका के कट्टर दुश्मन को जेल से रिहा करके यूनुस ने अपनी तबाही अपने पास बुला ली है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इस मामले में ट्रंप के जिस तरह पहले के बयान रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बांग्लादेश के लिए आने वाले दिन काफी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, खासकर तब और जब बांग्लादेश में यूनुस सरकार उस आदमी को रिहा करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी हो जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता हो, जिसे अमेरिका ने भगौड़ा घोषित किया हुआ है। उस पर करीब 38 करोड़ का भी इनाम रखा गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद बांग्लादेश से संबंधित नीतियों में भी बदलाव की संभावना है। आपको याद होगा, हिंदुओं के समर्थन में हमेशा से खुलकर आए हैं सामने ट्रंप और उनके लिए लड़ने का भी समर्थन किया है। वहीं बता दें, अफगानिस्तान की गर्दन दबोचना चाहता है ड्रैगन। वखान कॉरिडोर पर कब्जे के लिए चीन की है बहुत बड़ी तैयारी। क्या है जिनपिंग का ग्रेट प्लान, आपको बता दें, अफगानिस्तान के सुदूर हिस्से में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में शुमार वखान कॉरिडोर पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। ये पट्टी 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य और जारशाही वाले रशिया के बीच चल रहे ग्रेट गेम के चलते अस्तित्व में आई थी। फिलहाल अफगानिस्तान का यह हिस्सा चीन के लिए रणनीतिक रूप से तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। रिपोर्ट है कि चाइना इस इलाके पर नियंत्रण पाने के लिए तालिबान अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। वखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान की चिकन नेक भी कहा जाता है। यह संकरी पट्टी 350 किलोमीटर लंबी है जो अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत को चीन के झिंजियांग से जोड़ती है। तो उधर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में रहस्यमय बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत, पूरा गांव कंटेनमेंट जोन घोषित। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बदहाल गांव में अज्ञात रहस्यमय बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बदहाल गांव में बीते 44 दिनों में 17 लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने अब पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। गांव में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है और प्रभावित परिवारों को भी घरों में रहने को कहा गया है। राजौरी जिले के बदहाल गांव में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पहले जोन में मृतकों के घरों को सील करके सभी का प्रवेश बंद कर दिया गया है। दूसरे जोन में प्रभावित व्यक्तियों के करीबी संपर्क में आने वाले परिवार को रखा गया है। इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। वहीं तीसरे जोन में गांव के सभी परिवारों को रखा गया है। यहाँ लगातार गांव वालों के खान पान की निगरानी की जा रही है। दरअसल राजौरी जिले के बदहाल गांव
में हुए सभी 17 लोगों की मौत केवल 3 परिवारों से हुई है। वहीं गांव में कल से लेकर आज तक एक युवक और 4 बच्चे बीमार हो गए, जिनका उपचार इस वक्त चल रहा है। इससे पहले एक ही परिवार के 6 बच्चों की मौत हो गई है। प्रशासन की ओर से गाँव से प्रभावित परिवार और अन्य लोगों के ब्लड सैंपल, खाने और पानी के नमूने लैब भेजे गए हैं, लेकिन बीमारी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं आपको बता दें, जयशंकर जी का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान, कहा हमने उनके साथ व्यापार बंद नहीं किया बल्कि ये ही उन्हीं का फैसला था। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के साथ नई दिल्ली ने व्यापार बंद नहीं किया। व्यापार बंद करने का फैसला साल 2019 में पाकिस्तान की ओर से ही लिया गया था। जयशंकर जी ने मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे के बारे में भारत की लंबे समय से चली आ रही चिंता को भी दोहराया। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर हमारी चिंता शुरू से ही थी कि हमें MFN का दर्जा मिलना चाहिए। हम पाकिस्तान को यह दर्जा देते थे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। तो दोस्तों, उधर आपको बता दें, ट्रंप के दर्द से चीन की उड़ी नींद, शेयर बाजार में फटाफट निवेश का फरमान। क्या है ड्रैगन का इमरजेंसी प्लान? बता दें, अमेरिका और चीन के बीच तनातनी नई बात नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से चीन का तनाव चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि 1 फरवरी से चीन पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद चीनी बाजार में हड़कंप मच गया। चीनी सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं और ताजा घटनाक्रम में कदम उठाते हुए अपने वित्तीय संस्थानों से चीनी शेयर बाजार में अधिक से अधिक फंड निवेश करने का फरमान जारी किया है। इसे चीन में एहतियाती और इमरजेंसी प्लान के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, तो उधर दोस्तों, प्रवासियों की गिरफ्तारी, स्थानों को सीमित करने वाली नीतियां हुई खत्म। स्कूलों चर्चों में नहीं छिप सकेंगे अपराधी। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने प्रवासियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानों को सीमित करने वाली नीतियों को खत्म कर दिया। अब आव्रजन कानूनों को लागू करने वाले अधिकारी स्कूलों और चर्चों जैसे संवेदनशील स्थानों पर प्रवासियों को गिरफ्तार कर सकेंगे। ट्रंप प्रशासन के इस कदम ने उस दिशा निर्देश को उलट दिया है जिसने 1 दशक से अधिक समय से 2 प्रमुख संघीय आव्रजन एजेंसियों को संवेदनशील स्थानों पर आव्रजन प्रवर्तन करने से प्रतिबंधित किया हुआ है। वहीं आपको बता दें, कंगाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, सफेद हाथी ग्वादर का होगा। नेपाल वाला हाल, चीन का गुलाम बनने की राह पर है ये देश। जी हाँ, इस्लामाबाद के दोस्त चीन की मदद से बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्वादर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो गया है। सोमवार 20 जनवरी को पाकिस्तान के सरकारी एयरलाइन PIA की पहली कमर्शियल फ्लाइट ने यहां लैंडिंग की। ग्वादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान प्रांत में है, जो दशकों से अलग देश की मांग करने वाले अलगाववादियों का केंद्र रहा है। सोमवार को पहली फ्लाइट की अगवानी के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीनी अधिकारी मौजूद रहे। पाकिस्तान के इस बहुचर्चित प्रोजेक्ट को पहले 14 अगस्त 2024 को शुरू किया जाना था, लेकिन परियोजना में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर चरमपंथी हमलों और अलगाववादी हमलों में वृद्धि के चलते इसमें देरी हुई। इससे पहले साल के आखिर में फिर इस साल 10 जनवरी के लिए टाल दिया गया। आखिरकार ये सोमवार को शुरू हो ही गया। तो वहीं बता दें, सिंधु जल समझौते पर आया न्यूट्रल एक्सपर्ट का बयान तो बौखलाए पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक। निकाली भड़ास कहते हुए कि भारत ही झूठ बोल रहा है इस मुद्दे पर। जी हां, भारत पाकिस्तान के जल सिंधु समझौते पर विश्व बैंक की ओर से नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट तटस्थ विशेषज्ञ ने अहम बयान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट ने किशन गंगा और रतले जल विद्युत प्रोजेक्ट पर विवाद सुलझाने के लिए भारतीय रुख का समर्थन किया है। भारत इस मामले को सिंधु जल संधि यानी IWT के तहत तटस्थ विशेषज्ञ के जरिए सुलझाने का पक्षधर है, जबकि पाकिस्तान इसे हेग मध्यस्थता न्यायालय में ले जाना चाहता है। भारत ने न्यूट्रल एक्सपर्ट से मिले समर्थन का स्वागत किया है। दूसरी ओर भारत में उच्चायुक्त रह चुके पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित का कहना है कि इस मामले पर भारत झूठ बोल रहा है। अब्दुल बासित ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारत के किशन गंगा और रतले में जो प्रोजेक्ट है उस पर पाकिस्तान ने 7 मुद्दे पर आपत्ति जताई है। न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि वो इन मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों को सुनेगा। एक्सपर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो इसे सुन सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये जीत गया और वो हार गया। भारतीय मीडिया में इसे अपनी जीत की तरह पेश कर रहा है जो समझ से परे है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, आग की अफवाह और चैन पुलिंग ने ले ली 12 लोगों की जानें। जी हाँ, सामने आई महाराष्ट्र रेल हादसे की वजह। इस दुर्घटना पर सीएम फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जताया दुख। दोस्तों, दरअसल उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह के बाद लोगों ने ट्रेन से छलांग लगा दी। इसके कारण विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई। इस पूरी घटना में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस एक्सीडेंट के पीछे असली वजह क्या थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सामने आया है कि पुष्पक एक्सप्रेस के इंजन से चौथे जनरल कंपार्टमेंट में ब्रेक बाइंडिंग के चलते धुआं निकला था। इस धुएं को देख यात्रियों ने समझा कि ट्रेन में आग लग गई है। इसके बाद ट्रेन आग लगने की बात फैलते ही भगदड़ मच गई और डर के कारण लोगों ने चैन पुलिंग कर दी, यानी चैन खींच दिया और ट्रेन से कूद गए। वहीं जैसे ही वो लोग ट्रेन से कूदे, दूसरे ट्रैक पर विपरीत दिशा से आ रही कर्नाटक
कर्नाटक एक्सप्रेस ने ट्रेन से उतरे हुए उन लोगों को कुचल दिया। अब तक इस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि जलगांव जिले के पचोरा के पास दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुछ लोगों की जानें चली गई है, बहुत दर्दनाक है। हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं अमित शाह जी ने कहा कि ये हादसा अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे हादसे की जानकारी ली है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। साथ में योगी जी और अन्य नेताओं ने भी इस पर दुख जताया है। दोस्तों साथ ही साथ अगली खबर बता दें, दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को लगा तगड़ा झटका, अंतरिम जमानत पर एक मत नहीं पीठ। जी हां, दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ एक मत नहीं है। 2 जजों की पीठ में से एक जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका खारिज कर दी। वहीं दूसरे जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुतुल्लाह ने याचिका को मंजूर कर लिया है। ताहिर हुसैन आगामी दिल्ली चुनाव में AIMIM उम्मीदवार है और उसने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सामने रखा जाएगा और वे मामले पर सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बड़ा बयान, देश में खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार ला रही है सरकार। जी हां, केरल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और देश के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने केरल के अलप्पुझा में विद्याधिराज सैनिक स्कूल के 47वें वार्षिक दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूल में लड़कियों के दाखिले को मंजूरी दे दी है। तो उधर आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले पर दिया बयान, कहा भारत को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही खतरा है। जी हां, उन्होंने मुल्क के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकता के महत्व और विभाजनकारी बयानों का मुकाबला करने पर जोर दिया। अब्दुल्ला ने यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर में समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुल्क आज भी खुद को बचाने के लिए बलिदान मांग रहा है। भारत को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खतरा है। मुल्क के अंदर के लोग ही इसको नष्ट कर रहे हैं, बाहर के लोग नहीं। मुल्क को मजबूत बनाने के लिए हमें खुद को, अपने भाइयों और बहनों को मजबूत बनाना होगा। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।